क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। ठीक है, क्लास हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो क्लास है ये क्लास है एक स्टॉक मार्केट में बिगनर के लिए। ठीक है, जो भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं या काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, ये क्लास उनके लिए है। और इस क्लास का जो मकसद है वो ये है कि आपको ये पता लगे कि स्टॉक मार्केट है क्या, काम कैसे करता है, कैसे हमें इसमें प्रॉफिट होता है, कैसे हमें लॉस होता है, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता के चलूँगा। मतलब क्लास का जो टॉपिक है वो आपका बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट एक्चुअली में है क्या और काम कैसे करता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है नॉलेज जो है लेंगे वो लेंगे आपका कि काम किस चीज़ में होगा और किस चीज़ में हम यहाँ पे अपने आप को ट्रेंड करेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे ये है कि स्टॉक मार्केट है क्या, ठीक है ना? सबसे पहला काम स्टॉक मार्केट आपका है क्या? बेसिकली होता क्या है कि जब कोई बड़ी कंपनी जो है मार्केट से फंड उठाना चाहे या कोई बड़ी कंपनी मार्केट से फंड रेज़ करना चाहे, ठीक है? बड़ी कंपनी मतलब लाइक बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं। देखो पहली बात तो क्या है कि जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर आपके पास में 2 चीज़ें हैं काम करने के। आपके पास 2 ऑप्शन है काम करने के लिए। एक काम है आपके पास में वो है आपका इन्वेस्टिंग, ठीक है? मैं लिखूँगा थोड़ा मेरा पेन इस टाइप से चलता है ध्यान रखना। बाकी मैं बोलूँगा उसको थोड़ा ध्यान से समझना आप। एक काम तो आपके पास में है वो कौन-सा है आपके पास में इन्वेस्टिंग का, ठीक है? एक काम तो आपके पास में कौन-सा है? इन्वेस्टिंग का है और एक काम आपके पास में कौन-सा है? ट्रेडिंग का है, ठीक है? स्टॉक मार्केट में जब भी आप काम करते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप स्टॉक मार्केट में क्या करें? इन्वेस्टिंग करें। क्या करें? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग जो होती है वो होती है कि आज आपने कोई शेयर लिया उसको आपने 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल होल्ड रखा और क्या कर दिया उसको बेच दिया, ठीक है? एक आपका होता है वो आपका इसमें होता है कि आप क्या करें? इंट्राडे ट्रेड करें। मार्केट में काम करने के लिए आपके पास में पहला ऑप्शन क्या हुआ? इन्वेस्टिंग का। दूसरा ऑप्शन कौन-सा है आपका? ट्रेडिंग का। 2 ऑप्शन हमारे पास में फिलहाल क्या है? अवेलेबल है। एक आपका इन्वेस्टिंग और एक आपका क्या है? ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग करने के लिए जो है आपको स कंपनी के शेयर्स खरीदने होते हैं। खरीदने के बाद में क्या करना होता है? आपको उनको होल्ड रखना होता है 1 दिन, 2 दिन जो भी आपको टाइम बताया। और ट्रेडिंग का जो मकसद है वो क्या होता है? आज लिया आज ही बेचा, जिसको हम ट्रेडिंग पर्पज़ से यूज़ करते हैं। मैं बताऊँगा अभी आपको आगे ट्रेडिंग होती क्या है और कैसे-कैसे क्या काम में आपको लेना है। ठीक है ना? फर्स्ट जो स्लाइड हमारे पास में है उसके अंदर मैंने आपको जस्ट एक एक्सप्लेन किया कि मार्केट है क्या। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हमारा इसमें जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि आपका शेयर बाज़ार या शेयर मार्केट है क्या? ठीक है? जैसे मैंने बताया कि बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, मैंने क्या बताया कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना 2 लोग हैं, एक इन्वेस्टर है, ठीक है? जो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है और एक वो जो पैसा जो है इन्वेस्ट करवाना चाह रहा है, ठीक है? 2 लोग हैं यहाँ पे, एक वो जो कहता है मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है और एक वो जो कहता है मुझे पैसा इन्वेस्ट करने वाला चाहिए, आप ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। जैसे बड़ी कंपनियाँ मतलब आपने रिलायंस का नाम सुना है, टाटा का नाम है, अडानी है, बैंक बैंक भी कंपनी मान के चलो आप, ठीक है? फार्मा है, आईटी है, मेटल, ये सारी की सारी क्या है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है? जिनका नाम आपने कहीं न कहीं सुना होगा। और भी कंपनियाँ हैं, जो भी आप समझना चाहो या जो भी आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे है क्या कि जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो या उनके जो शेयर्स हैं मार्केट में लिस्टेड हैं। अब ये शेयर्स जो हैं आपके मार्केट में लिस्ट कैसे होते हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है, क्या उनका सिस्टम होता है, वो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ये मार्केट में क्यों आती हैं? दूसरी बात, हम इन कंपनियों में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? जैसे कोई भी कंपनी आपकी रिलायंस कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। हम कहते हैं यार काश हमारे पास में भी रिलायंस जैसी कंपनी होती। और ये तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप इतनी बड़ी कंपनी बनाना चाहोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, शायद 5 साल, 10 साल या जो भी आपका टाइम लगे उसमें मैं कोई एक लिमिट नहीं बता सकता, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके पास में भी इतनी बड़ी कंपनी हो, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी आप नहीं बना सकते। बनाने के लिए देखो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है कि नहीं बना सकते। पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी आपको बनानी है या बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अब आपने कहा भाई टाइम तो नहीं है, टाइम तो लगेगा इसमें आपका। अब आप गए रिलायंस के पास में कि भैया मैं जो है आपके साथ जो है मिलके काम करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन सकती लेकिन आप एक काम कर सकते हो, उनके साथ मिलके काम कर सकते हो। आप एयरलाइन्स के पास में कि भैया मैं आपको 10,000 रुपए या 20,000 या 50,000 या लाख 2 लाख आपको देता हूँ और मुझे भी क्या करो
अपनी कंपनी में हिस्सेदार बना लो। पहली बात तो वो बनाएगा ही नहीं। भाई मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास तो पैसे कमी नहीं है। मैंने क्या बोला, एक इन्वेस्टर है और एक वो जो कहता है कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कहता है मुझे जरूरत ही नहीं है। भाई अगर मुझे जरूरत नहीं है तो वो क्यों पैसा लेगा आपसे? दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए ना। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे कि भाई मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है या मेरा कोई कंपनी चल रही है और आप मेरे पास में आए और कहते हो सर इसमें मेरा कुछ जो है योगदान ले लो और जो प्रॉफिट होगा उसमें मुझे भी कुछ ना कुछ हिस्सा देना। तो पहली बात तो मुझे जरूरत होनी चाहिए ना, होगी चाहिए तो लूंगा, तो नहीं लूंगा मैं। ठीक है, दूसरी बात ये तो हो गई आपकी तरफ से बात कि आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सेकंड थिंग इसमें क्या होती है कि कंपनी भी तो इंटरेस्टेड होनी चाहिए इसमें आपकी। अगर कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप कैसे काम कर लोगे साथ में उसके? तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी जो है वो कहती है कि भाई मुझे किसी इन्वेस्टर की जरूरत है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि मेरा कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है एक्स वाई जेड। मैं कहता हूँ कि मेरा एक इंस्टीट्यूट चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसे ही 4 इंस्टीट्यूट और स्टार्ट करने हैं या मुझे ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट और स्टार्ट करना है। अगर मुझे एक ही इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है या एक ही दुकान खोलनी है, कुछ भी खोलना है, तो उसके लिए मुझे 2 लाख 5 लाख में मेरा काम चल जाएगा। अब आपको चाहिए छोटा अमाउंट। छोटा अमाउंट मतलब भाई एक सेंटर खोलने में एग्जाम्पल आपका 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। आपने बोला मुझे एक सेंटर और खोलना है, तो आपने क्या करा, 5 लाख रुपए कहीं ना कहीं से अरेंज किए, यार दोस्त भाई मित्र कहीं से भी आपने अरेंजमेंट किया और क्या किया, एक सेंटर और खोल दिया। अब इतना तो आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर अगर आप देखो, छोटा पैसा चाहिए आपको, 2 4 5 लाख रुपए चाहिए, आप यार दोस्त भाई बहन से मांग लोगे, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा आपका। लेकिन आजकल सिस्टम क्या चल रहा है कि जैसे मैं एक नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या मैं एक नई कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या अपनी ही कंपनी की एक ब्रांच खोलना चाह रहा हूँ, और मैं आपके पास में आया कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दो उधार और मुझे क्या करना है, कंपनी में इन्वेस्ट करना है या कंपनी मुझे एक नई स्टार्ट करनी है। अब पहली बात तो क्या है, अगर जानकार है तो आपको दे देगा, भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अभी कोई खास बात नहीं है। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि आप किसी से पैसा मांगने जाओगे, जैसे जाओगे तो वो आपसे क्या कहेगा कि भाई मैं आपको 2 हजार सॉरी लाख 2 लाख 5 लाख दे रहा हूँ, लेकिन मेरा बेनिफिट क्या है? वो छूट से क्या कहेगा, भाई मेरा बेनिफिट क्या है मुझे बताओ ना। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ लाख 2 लाख जो भी है, या तो मुझे क्या दे, इंटरेस्ट दे, क्या दे, इंटरेस्ट, या मुझे क्या बना, पार्टनर बना। दो ही चीजें हैं इसके अंदर, या तो मुझे क्या दे, ब्याज दे, या मुझे क्या बना, पार्टनर बना। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, आपको काम स्टार्ट करना है, काम को बढ़ाना है, तो आप क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हो ना। तो बैंक कहेगा या तो मुझे पार्टनर बना या मुझे मेरा इंटरेस्ट दे, बिना उससे तो पैसा मिलेगा नहीं आपको। तो ऐसे ही जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, उनको जब रिक्वायर होता है मार्केट से फंड उठाने का, मैंने क्या बोला कि दो चीजें हैं, इधर तो तैयार खड़ा है इन्वेस्टर और इधर तैयार खड़ी है बड़ी कंपनी। ये कहता है मेरे पास पैसा है ले लो, ये कहता है मुझे जरूरत नहीं है, बात बनी नहीं। अब यहाँ पे बात आ गई उल्टी। अब ये कंपनी कहती है, बड़ी कंपनी जो भी है, वो कहती है कि भैया मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, जिसको भी मेरे साथ में काम करना है या जिसको भी मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आओ मोस्ट वेलकम। अब ये जब आपसे इन्वेस्टर के रूप में पैसा लेगी, तो इन्वेस्टर के रूप में भी 2 3 तरीके हैं। एक तो आपसे डायरेक्ट पैसा ले लिया और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उसको आप उसके बाद आपको ब्याज दिया या कमीशन दिया या प्रॉफिट दिया, जो भी था आपका सेटिंग हुआ, एक अलग चीज है। लेकिन अगर ये कोई बड़े स्केल पे काम होता है, अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो 1 हजार 2 हजार 5 हजार 10 हजार करोड़ का फंड उनको रिक्वायर होता है, तो इतना पैसा तो बैंक भी नहीं देगा, ना इतना पैसा वो छोटे मोटे लोगों से जुटा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, कंपनीज को मार्केट में आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि उनको किसकी जरूरत है, फंड की जरूरत है। ठीक है, अगर उनको फंड रेज करना, फंड रेज मतलब कि भाई मुझे 1 हजार करोड़ की रिक्वायरमेंट है, अब मैं आपको मौका दे रही हूँ, जिसको भी मेरे साथ मिलके काम करना है या जिसको भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जाओ और जाके क्या खरीदो, शेयर्स खरीदो। जब आप शेयर खरीदोगे तो उनका पैसा जो है वो उनको मिल जाएगा, कंपनी वालों को, और वो क्या करेंगे, उसको अपने काम में लगाएंगे, और जैसे जैसे वो काम बढ़ेगा या काम तरक्की करेगा, वैसे वैसे आपका जो है उसमें शेयर का प्राइस इंक्रीज करेगा और वैसे से आपको प्रॉफिट मिलेगा इसके अंदर आपको। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो मुझे चैट में लिख देना, अगर आवाज वगैरह कोई सही नहीं है तो मुझे एक बार, ठीक है ना। अब यहाँ पे है क्या कि जो ये बड़ी कंपनियां हैं, ये शेयर मार्केट में लिस्टेड कैसे होती हैं? जैसे कोई भी कंपनी को कहती है मुझे 1 हजार करोड़ का फंड चाहिए, अब मार्केट से तो मिलेगा नहीं ना उनको, अब उन्हें क्या चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले उनको अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, और एक आपकी जो फॉर्मेलिटी होती है, जैसे आप कहते हो कि मुझे 1 हजार करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 1 हजार करोड़ रुपए मार्केट से उठाने हैं, तो सबसे पहले आपकी जो कंपनी है, क्या उसकी उतनी वैल्यू है? भाई हमारे कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और आप कहते हो कि मुझे 1 करोड़ का ये मार्केट से फंड उठाना है, शायद पॉसिबल नहीं होगा। आप कुछ परसेंट ही
क्योंकि आप जब मार्केट से फंड उठाओगे तो आपको अपने कंपनी का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है गिरवी रखना पड़ता है। गिरवी का मतलब शेयर के रूप में उतारना पड़ता है। अब इसका एक सीधा नियम भी है कि आपकी कंपनी की वैल्यू अगर 1 करोड़ की है तो आप, कुछ लोग जानते हैं इस चीज को, कि 49% तक का हिस्सा ही आप मार्केट में उतार सकते हो या दे सकते हो गिरवी के तौर पे या फंड रेज करने के लिए। ये नहीं कि आप पूरा का पूरा मार्केट में उतार दोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी जो एक छोटी सी बात है, 100% अगर हिस्सा है तो 50-50 हो गया, तो उसका मतलब क्या होगा? अगर मार्केट में आपका 100% हिस्सा है और आपने अगर 50% किसी को दे दिया तो आप दोनों क्या हो गए? पार्टनर हो गए। लेकिन अगर आपने रखा 51% और सामने कितना दे दिया? 49%, तो आपका ही इसमें क्या है? मेन रोल है, उसका अभी नहीं है। तो 49% तक ही आप मार्केट में उतार सकते हो, ज्यादा नहीं उतार सकते आप। उतारोगे तो दिक्कत आपको होगी, तो दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब आपको मार्केट से उठाना है, सपोज करो 100 करोड़ रुपए, तो पहली बात तो कंपनी की वैल्यूएशन उससे ज्यादा की होनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? फंड रेज करने के लिए एक आईपीओ लेके आएंगे। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आईपीओ होता क्या है? जब भी कोई शेयर मार्केट में लिस्ट होता है तो उस मार्केट में या स्टॉक मार्केट में जब भी कोई शेयर लिस्टेड होता है या लिस्ट होना होता है तो सबसे पहले वो अपना लेके आता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब आपका, ये कह सकते हो कि जैसे कोई गाड़ी लॉन्च हो रही है तो वो अपनी पहले क्या करती है? प्री बुकिंग करती है, ठीक है ना। पहले प्री बुकिंग का मतलब कि मैं सस्ते में दे रही हूँ, जिसको लेना ले सकते हो। तो ऐसे ही सेम सिस्टम आपका यहाँ पे भी होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी कंपनी को चाहिए 100 करोड़ रुपए, तो उसने इंटू में 1000, सॉरी इंटू में 1000 नहीं, डिवाइड बाय क्या किया? 1000 किया कि मैं 1000 शेयर लॉन्च कर रही हूँ या 1 लाख शेयर लॉन्च कर रही हूँ या 50 लाख शेयर लॉन्च कर रही हूँ। उसी के हिसाब से पर शेयर का प्राइस आ जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक शेयर का प्राइस आ रहा है 400 रुपए का। कंपनी कहती है कि भाई जो मेरी कंपनी में सबसे पहले इन्वेस्ट करेगा उसको मैं इसका शेयर का प्राइस दूंगी 350 रुपए, ठीक है ना। 350 जो है ना वो एक प्री बुकिंग का प्राइस है। किसी भी कंपनी का शेयर एग्जांपल 400 रुपए पे लिस्ट होना है तो वो क्या करेगा? प्री बुकिंग के तौर पे 350 या 300 में आपको देगा। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? जैसे आईपीओ आया, आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया तो आपको जो शेयर था वो 350 के भाव मिल गया, ठीक है। अब आपको जैसे ही वो शेयर जो है 350 के भाव जो है आपको मिला, अब वो शेयर लिस्ट हुआ 400 पे। कितने में लिस्ट हुआ? 400 पे लिस्ट हुआ। अब आपको वहां पे सीधा सीधा बेनिफिट हो गया 50 रुपए का। उसके बाद आपने क्या करा? उस शेयर को 500 रुपए जब गया तो आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। जब आप उस शेयर को 500 पे सेल करोगे तो उधर की साइड में, जब आप इधर सेल करोगे तो उधर की साइड में कोई ना कोई बायर भी होना चाहिए 500 पे खरीदने के लिए। अगर नहीं होगा तो कैसे बेचोगे उस चीज को आप? इधर अगर आप सेलर हो तो इधर कोई ना कोई क्या होना चाहिए? बायर होना चाहिए। उस शेयर को क्या किया? 500 पे उसने क्या कर दिया? बेच दिया। उसने क्या कर दिया? दूसरे पर्सन ने खरीद लिया। उसने क्या करा? 500 पे लिया और आगे बेच दिया 600 पे। फिर किसी पर्सन ने लिया 600 पे, उसने बेच दिया 700 पे। अब किसी ने लिया 700 पे, लेकिन उसके लेते ही मार्केट क्या आ गया? नीचे आ गया। नहीं, शेयर का प्राइस क्या आ गया? नीचे आ गया। अब जैसे शेयर का प्राइस नीचे आया तो उसने लिया 700 में, लेकिन उसने बेचा 600 रुपए में। इसका मतलब उसने क्या ले लिया? लॉस ले लिया। फिर 600 में किसी ने खरीदा, उसने देखा यार, या उसके लेते क्या हुआ? प्राइस नीचे आ गया, एग्जाम्पल प्राइस आ गया 400 रुपए, तो उसने क्या कर लिया? लॉस बुक कर लिया। अब फिर 400 पे किसी ने खरीदा और उसको कितने बेचा? 600 पे या 700 पे। तो यही ट्रेडिंग होती है आपकी। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? कि जैसे आपका एक बार 350 पे प्री बुकिंग हुई, फिर 350 पे जो है शेयर का प्राइस बुक हुआ, खुला 400 पे। उसके बाद जब उसको बाय सेल सेल बाय बाय सेल जब हम करते रहते हैं, कोई सस्ते में कोई महंगे में, कोई महंगे में सस्ते में, उसी चीज को हम कहते हैं ट्रेडिंग, ठीक है ना। भाई जब तक बायर नहीं होगा तब तक सेलर नहीं होगा, जब तक सेलर नहीं तब तक बायर नहीं होगा। दोनों का इस मार्केट में होना क्या है? जरूरी है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अगर मार्केट से फंड रेज करना चाहती हैं तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए हमारे पास में फिलहाल दो एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब कहने का ये है कि इधर इन्वेस्टर है, इधर कौन है? आपका जो कंपनी है जो मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है। दोनों की दोनों यहाँ पे आपकी आई और इसने मार्केट में शेयर क्या किया? लॉन्च किया। इसने क्या करा? पैसा लिया। अब इसने पैसा दिया इसको और इसको बदले में क्या मिल गया? शेयर मिल गया। तो ये जो सारे काम होते हैं ये होते हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ पे होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज मतलब आपके दो स्टॉक एक्सचेंज अभी मेजर काम कर रहे हैं मार्केट में। एक आपका एनएससी है और एक आपका क्या है? बीएससी है। बीएससी एनएससी दो स्टॉक एक्सचेंज है आपके, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी कंपनी अगर मार्केट में लिस्ट होना चाह रही है तो वो आईपीओ लेके आएगी। क्यों लाएगी? कि उसको क्या चाहिए? फंड चाहिए। और उसके बाद वो क्या हो जाएगी? स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, जो कि आजकल सभी बड़ी कंपनियां मार्केट में ऑलमोस्ट लिस्टेड हैं, ठीक है। ये था मार्केट में कंपनी की एंट्री कैसे हुई। कैसे एंट्री हुई कंपनी की? आईपीओ के थ्रू।
अब हमारी एंट्री कैसे होगी? अब ये तो है ना कि भाई मैं इसके पास पैसा लेके गया, ये लो जी 100 रुपए 200 रुपए मुझे शेयर दे दो भैया, ऐसे शेयर नहीं मिलता आपको। अगर आपको कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आपके पास में क्या होना चाहिए? ठीक है, आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में होना चाहिए सबसे पहले, जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में हम क्या करते हो, कैश जमा करते हो निकालते हो, ऐसे ही यहाँ पे होना चाहिए आपके पास में डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट से पहले समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया है कि दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक आपका है, आपका कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है आपका, एक आपका है बीएससी और एक आपका एनएससी है। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़े हैं, दोनों के दोनों बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ये 1875 पे आया था, ये आपका 1992 में आया था। ऐसे और भी हैं, लेकिन अभी जो मेजोरिटी में जो काम कर रहे हैं वो आपके दो ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या डिस्कस किया अभी कि मार्केट में कंपनी कैसे आएगी और स्टॉक एक्सचेंज क्या है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डीमेट अकाउंट क्या होता है। बैंक अकाउंट का नाम सबने सुना हुआ, बैंक अकाउंट में क्या होता है, पैसे जमा होते हैं वहाँ पे। मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, चीजें हैं क्या, कैसे क्या काम करती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। डीमेट अकाउंट क्या होता है भाई, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे डीमेट अकाउंट होता है। आपके पास पैसे पड़े हैं, आप उस पैसे को लेके जो है मार्केट में गए और बोला मुझे शेयर दे दो, आपको नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले खोलना पड़ेगा डीमेट अकाउंट। जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट में आप क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं। ऐसे आपका होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में हम रखते हैं, क्या रखते हैं, शेयर्स रखते हैं, क्या रखते हैं, शेयर्स रखते हैं। तो यहाँ पे जो डीमेट अकाउंट है वो यूज होता है, यूज फॉर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब कोई भी शेयर आपने लिया, लेने के बाद आपको वो कहाँ दिखाई देगा, आपके डीमेट अकाउंट में दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाई देगा, डीमेट अकाउंट में। और अगर आपको खरीदना बेचना कुछ भी करना है तो उसके लिए आपके पास में डीमेट अकाउंट ही होना चाहिए, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है, अब आपने अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो इन्वेस्टिंग के लिए क्या होता है, कोई भी शेयर आपने लिया, लेने के बाद में उस शेयर को आप क्या करो, शेयर इन्वेस्टिंग के लिए लिया, मतलब देखो डीमेट अकाउंट का यूज बता रहा हूँ आपको क्या है। पहले तो डीमेट अकाउंट के दो यूज थे, इन्वेस्टिंग और क्या, ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि शेयर लिया, इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्टिंग प्रोसेस में आपने क्या लिया, शेयर लिया और क्या किया, उसको होल्ड रखा। और अच्छा, ये शेयर कहाँ जमा होते हैं बताता हूँ अभी आपको। और एक आपने क्या लिया, ट्रेडिंग लिया। ट्रेडिंग जो होती है वो आपकी इंट्राडे के अंदर होती है, आज लिया आज ही बेचा। मतलब आप डीमेट अकाउंट से दो काम कर सकते हो, एक तो कर सकते हो इन्वेस्टिंग, क्या कर सकते हो इन्वेस्टिंग, और क्या कर सकते हो साथ में आप ट्रेडिंग। अब दिमाग में एक चीज आती है कि ये शेयर्स जाते कहाँ पे हैं। जैसे आपके पैसे बैंक में जमा होते हैं और बैंक अगर आपका भाग जाता है तो आपकी उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, आरबीआई लेता है। क्योंकि आरबीआई के पास में उस बैंक की कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जमा होती है। ऐसे ही आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेट में नहीं होते, डीमेट एक माध्यम है खरीदने का खाली। ठीक है, आपके शेयर कहाँ जमा होते हैं, आपके खरीदने के बाद में एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरी हैं। आपने कहीं भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया, अकाउंट खुलवाने के बाद में आपके जो शेयर्स थे वो आपके जो है डीमेट होल्डर जो आपका है या डीमेट वाली जो कंपनी है वो किन को भेज देती है, इनको भेज देती है। अगर कल के दिन आपका डीमेट वाला भाग जाता है कि भाई ये तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, चला गया या निकल गया, तो ये आपके जो डीमेट अकाउंट के जो शेयर हैं वो आपके सारे यहाँ पे होते हैं और आप उनको एक डीमेट से दूसरे डीमेट में शिफ्ट कर सकते हैं, इन केस अगर आपका ब्रोकर भाग जाता है, क्योंकि आपके शेयर कहाँ पे पड़े, इनके पास पड़े हैं। ठीक है ना, तो ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, क्या डिस्कस किया, एक तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि मार्केट में कैसे एंट्री होगी, किसकी, कंपनी की, और एक हमारी एंट्री कैसे होगी, डीमेट के थ्रू होगी आपकी। ठीक है ना, अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि अब सबसे मेन टॉपिक आपका आ गया, भाई पैसा कैसे कमाते हैं। ये तो फालतू बात थी सर, ये तो आपने फालतू बात बताई, को नहीं हुई बताओ कि पैसा कैसे कमाते हैं, फिर देखेंगे बाद में क्या होता है। पैसा कमाने के लिए जो है आप यहाँ पे मार्केट के अंदर दो काम कर सकते हो, एक तो कर सकते हो इन्वेस्टिंग और एक कर सकते हो ट्रेडिंग। लिखा हुआ है मैंने, वे टू अर्न इन शेयर मार्केट, मतलब शेयर मार्केट में पैसा कमाने के तरीके क्या हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिंग, क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिंग। ठीक है, और एक क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल्स। फंडामेंटल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका मतलब आप उसमें लॉन्ग टर्म काम करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है तो आपको पता होना चाहिए कंपनी कितनी पुरानी है, क्या काम करती है, क्या बनाती है, क्या बेचती है, आगे वो कितना लंबा उस चीज को कैरी कर पाएगी नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कई बार कि जैसे कोई कंपनी है वो कंप्यूटर बनाती है, अब वो कंप्यूटर ही बना रही है, अब जमाना तो लैपटॉप का आ चुका है, अब ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएगी अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगी तो। कोई भी कंपनी है वो प्लास्टिक आइटम बना रही है,
प्लास्टिक का धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट बैन कर रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन फ्यूचर में उसकी शायद जरूरत नहीं रहेगी तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक, जैसे एग्जाम्पल नोकिया का ले लिया मैंने। नोकिया कंपनी क्या बनाती थी, एक आपका फोन बनाती थी, कौन से वाले, कीपैड वाले फोन। अब उसने अपने आप को टाइम पे अपडेट नहीं किया, उसने टाइम पे अपने टच स्क्रीन फोन लॉन्च नहीं किए, तो वो क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। तो देखना पड़ता है, जैसे कोई भी एग्जांपल, और एक कंपनी है जो आपकी गाड़ियां बनाती है, जो बनाती है वो गाड़ी बनाती है, डीजल की गाड़ी बनाती है, जिसमें डीजल का यूज होता है। अब आपको पता है डीजल पेट्रोल आने वाले समय के अंदर मिलना ही बंद हो जाएगा, तो उस कंपनी में हम ज्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, क्या उसका काम है, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बना रखी है, इसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल में आपको क्या पता होना चाहिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है, पहली बात तो कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस के अंदर है, कंपनी की बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, फ्लो क्या है, ये क्या है, वो क्या, सारा आपको पता होना चाहिए, जब जाके उसमें आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, मैं आपको फंडामेंटल भी बताऊंगा, और आपको बताऊंगा एक चीज मैंने और जिस भी रह गई आपकी, वो आपकी रहेगी टेक्निकल। ठीक है, तो कंपनी में या मार्केट में काम करने के लिए पहला नियम तो आपका क्या रहा कि आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग से आप क्या दो काम कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं स्विंग, और एक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। स्विंग क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या है, अभी आपको बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इंट्राडे नहीं, यानी ट्रेडिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं और कर सकते हैं इंट्राडे। ये चार मोड है मार्केट में काम करने के, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या फिर आपका स्विंग। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल्स का। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, जो कि आजकल मार्केट में काफी ज्यादा चल रहा है। टेक्निकल का मतलब यहाँ पे ये, जैसे आपके सामने मैंने अभी एक चार्ट जो है ओपन किया है, एक सेकंड, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, टेक्निकल के लिए आपको नॉलेज किसकी होनी चाहिए, इस चार्ट की। ये चार्ट क्या है, कैसे बनता है, क्या काम करता है, अभी आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ आने वाले कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि इंट्राडे क्या होता है। देखो, बिल्कुल बढ़िया से बताने को दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको बार बार देखना, अगर आपको न समझ में आया तो। कोई भी शेयर का प्राइस है, वो एग्जाम्पल 100 रुपए का है। ठीक है, अगर कोई भी शेयर का प्राइस आपको 100 रुपए का है, अब उस 100 रुपए के शेयर के प्राइस को अगर जाना है 120, कितना जाना है, 120 जाना है, तो वो एक दिन में तो पहली बात नहीं जाएगा। चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है, जा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये शेयर का प्राइस आपका एक दिन में 120 चला जाए तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी किसी स्टॉक का प्राइस आपका बढ़ता है तो उसमें आपके 3 से 4 लोग एंटर होते हैं। शेयर का प्राइस था 100 रुपए, पहले जो उसमें एंट्री लेते हैं वो एंट्री लेते हैं इंट्राडे वाले। कौन लेते हैं, इंट्राडे वाले, या एंट्री लेते हैं स्कैल्पिंग वाले। अब ये स्कैल्पिंग और इंट्राडे है क्या, आपको मैं वही बताता हूँ। ठीक है ना, बताता हूँ स्कैल्पिंग और आपका ये चीज है क्या, एक सेकंड आप होल्ड रखना। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जब, मैं आपको ये बता रहा था कि इंट्राडे और स्कैल्पिंग आपकी क्या होती है। ठीक है ना, इंट्राडे और स्कैल्पिंग आपकी क्या होती है। जैसे कोई भी शेयर का प्राइस है, मैंने आपको बताया कि कोई भी शेयर का जो प्राइस है आपका, अगर वो एग्जाम्पल 100 रुपीज से बढ़ना स्टार्ट होता है, तो कभी वो, जैसे आपका 100 रुपए का शेयर का प्राइस है, अगर आपका वो 120 जाना है, तो उसमें कैसे कैसे लोगों की और किन किन लोग, किन किन टाइप के लोगों की इसमें क्या होती है, एंट्री होती है, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, हमने यहाँ पे ये बताया कि आपका कोई भी शेयर का प्राइस अगर 100 रुपए है और उसको अगर बढ़ना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये दो लोग एंटर होते हैं। ठीक है ना, ये एंटर तो सारे होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो काम है वो काम होता है इंट्राडे और स्कैल्पर वालों का। 100 रुपए का जो शेयर है, अगर उसको बढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले वो 102, 103, 104 इस टाइप से जाएगा। वो ऐसा नहीं कि शेयर आपका जो है वो एक ही बार में आपका 120 चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर वो आपका शेयर बढ़ना है, तो सबसे पहले क्या काम होगा कि आपका वो शेयर जो है धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ेगा आपका। ठीक है ना, एक सेकंड ना, अरे ये कहाँ से आ गया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो 100 रुपए से शेयर ने क्या करा, बढ़ना स्टार्ट किया। अब उसमें सबसे पहले जो एंट्री होती है वो होती है स्कैल्पर की। स्कैल्पर या स्कैल्पिंग, जो स्कैल्पिंग और इंट्राडे दोनों एक ही चीज है। दोनों एक चीज, दोनों है नहीं एक चीज, दोनों है बहुत अलग चीजें, लेकिन दोनों के दोनों सेम डे पे होती है। दोनों के अंदर हम सेम डे पोजीशन बनाते हैं और सेम डे पे काटते हैं। स्कैल्पर क्या करता है, जैसे आपका 100 का प्राइस 102, 3, 5, 7 जो भी जाना है, तो सबसे पहले स्कैल्पर क्या करेगा, स्कैल्पर वाला जो बंदा है वो क्या करेगा, उसका माइंडसेट क्या होता है, उसने क्या करा, 100 रुपए के ऊपर जो है उठाई 500 क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी उठाई, 500। 500 क्वांटिटी उठाई,
जैसे उसको 2 रुपए, 3 रुपए या 4 रुपए मिलेंगे, मतलब उसने अपना रिस्क एक सेट कर रखा होता है कि जैसे मुझे 1000, 2000, 3000 मिलेंगे या 2000 मिलेंगे, मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। स्कैल्पिंग जो होती है उसका मतलब यहाँ पे ये है, या स्कैल्पर बंदे का क्या काम होता है, स्कैल्पर क्या करेगा, बड़ी क्वांटिटी, कौन सी, बड़ी क्वांटिटी के अंदर कम पॉइंट कैप्चर करेगा। स्कैल्पिंग वाला बंदा ने क्या करा, 100 रुपए के ऊपर शेयर के अंदर कितनी क्वांटिटी खरीदी, एग्जाम्पल 1000 क्वांटिटी खरीदी, जैसे शेयर का प्राइस 2 रुपए गया, 2000 रुपए कमाए और मार्केट से क्या हो गया, बाहर हो गया। सेम टाइम पे एंट्री किया इंट्राडे वाले ने भी, अगर शेयर का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो उसमें दो लोग एंटर, तो चारों के चारों ही होंगे, ठीक है, लेकिन चारों का काम करने का तरीका अलग अलग होगा। सबसे पहले किसने एंट्री ली, स्कैल्पर वाले ने। स्कैल्पर वाले ने क्या काम किया, अपना क्विक बड़ी क्वांटिटी उठाई, जैसे कि लाइक आपका होलसेलर होता है, बड़ी क्वांटिटी में काम करता है और कम मार्जिन में काम करता है। स्कैल्पर ने क्या करा, बड़ी क्वांटिटी पिक करी, कम पॉइंट कैप्चर करे और यहाँ से क्या हो गया, आउट हो गया। उसी उसके बाद में सेम काम करने वाला आया इंट्राडे वाला। इंट्राडे वाला ने क्या करा, 100 रुपए पे ही खरीदा, लेकिन उसने खरीदी 200 क्वांटिटी, कितनी खरीदी, 200 क्वांटिटी खरीदी, और उसने वेट किया शेयर के 105, 106, 107 होने का। मतलब वो वेट कर रहा है कि जैसे ही उसको 5-7 पॉइंट मिले। स्कैल्पियो ने कितने पॉइंट कैप्चर करे, 203 पॉइंट कैप्चर करे, क्वांटिटी बड़ी थी। इसके पास क्वांटिटी क्या है, थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी है इसके पास में। ये क्या करेगा, 5 पॉइंट या 6 पॉइंट के लिए वेट करेगा। इसको जैसे ही 1000, 1500 का प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, कि यहाँ से क्या करेगा, मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। तो दोनों लोगों ने सेम टाइम पे एंट्री करी। इसने ली बिग क्वांटिटी, इसने क्या ली, बिग क्वांटिटी ली। इसने ली थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी, ये जल्दी निकल गया, इसने थोड़ा सा क्या क्या वेट किया। दोनों जो ट्रेडर होते हैं, स्कैल्पर और जो इंट्राडे, दोनों ट्रेडर को सेम डे लेके सेम डे काटना होता है, ये पोजीशन होल्ड नहीं करते, या इनकी पोजीशन होल्ड नहीं होती है। ये स्कैल्पर जल्दी एंट्री लेगा, जल्दी निकल जाएगा, लेकिन जो आपका इंट्राडे वाले है, या इंट्राडे वाला जो प्लेयर है, वो आपका क्या करेगा, थोड़ा सा वेट करेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, क्योंकि मार्केट का जो टाइम है वो आपका 9:15 से लेके आपका 3:30 बजे तक का होता है। तो इसने जैसे 10 बजे एंट्री ली और 10:05, 10 मिनट पे निकल गया, कौन, स्कैल्पर। इंट्राडे वाले ने क्या किया, वेट किया, 10:30 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 1, 1:30, 2 बजे तक क्या किया उसने अपना, क्योंकि इसके पास छोटी क्वांटिटी तो थोड़ा ज्यादा लंबा होल्ड करेगा, बट पोजीशन काटेगा सेम डे पे ही। अब यहाँ पे सेम चीज, सेम प्राइस पे दो लोगों की एंट्री हो चुकी है, एक कौन एंटर कर गया, स्कैल्पिंग वाला, दूसरा कौन एंटर कर गया, इंट्राडे वाला। अब आया स्विंग वाला। अब मैंने जैसे बोला शेयर का प्राइस 120 जाना है, तो भैया एक दिन में तो नहीं जाएगा। स्विंग वाला क्या करता है, वेट करता है कि जैसे ही 115 होगा मैं बेच दूंगा, क्योंकि उसने क्वांटिटी ले रखी है मात्र 100। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 ही लेते हैं, 50 ले सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। 100 क्वांटिटी ली, वेट किया, 110 होगा, 112 होगा, 115 होगा, 120 होगा, जब जाके बेचूंगा। स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो या तो काम करते हैं एक फिक्स परसेंटेज के लिए, कि जैसे मुझे 10% मिलेगा मैं बाहर हो जाऊंगा, या जैसे मुझे 20% मिलेगा बाहर हो जाऊंगा। उनका कोई मकसद नहीं है ट्रेड को लंबा होल्ड करने का। जैसे कोई भी शेयर है वो आपका 100 रुपए से 120 रुपए जाना, और वो एक ही दिन में 120 चला गया, ये निकल गया पहले, ये थोड़ा निकला लेट, और ये भी सेम में निकल जाएगा, क्योंकि इसको 15 से 20% चाहिए था। तो इसको अगर आज के डेट में टारगेट मिल गया तो ये भी आज का आज ही बेच देगा, ये ज्यादा लंबा होल्ड करने वाला नहीं है, कौन, स्विंग वाला। अब एक ट्रेडर आया लास्ट में, कौन आया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। ये कहता है भैया हम तो 200 तक का वेट करेंगे, अब 200 तो देखो एक महीने में जाने वाला है नहीं। अब उसके लिए क्या करना होता है, उसको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर वेट करना होता है। तो मार्केट में चार तरह के लोग होते हैं, मैंने आपको बताया। एक होता है इंट्राडे या स्कैल्पर, दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या दोनों के दोनों सेम डे लेते हैं, सेम डे काटते हैं, एक जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट, एक थोड़ा सा समझ के और थोड़ा सा लंबा होल्ड। ये लेता है बड़ी क्वांटिटी स्कैल्पर, और ये लेता है थोड़ी छोटी क्वांटिटी। उसके बाद आता है स्विंग वाला, वो होल्ड करता है एक फिक्स परसेंटेज के लिए, या क्या करता है, आपका एक फिक्स कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन से ज्यादा मैं लेके नहीं चलूंगा। जैसे मेरी अभी आपको मैंने एक स्टॉक बताया था क्रूवेशिया बैंक के नाम से, मैंने आपको 210-12 के आसपास बोला था लेने के लिए, जो सेटअप के हिसाब से आया था। अब उसका जो रेट था वो 229-30 के आसपास में गया, तो उसने कितना दे दिया, लगभग 10% के आसपास में आरओआई दे दिया। स्विंग वाला वहां निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी शेयर का प्राइस हो ना कैसे बढ़ता है, पहले 100 रुपए से जाएगा आपका 110, फिर वो आएगा 105 या 6, फिर जाएगा 115, फिर वो आएगा 110 या 8, फिर वो क्या करेगा 110, 8, 10, 8 में घूमता रहेगा 2-3 दिन, फिर जाएगा 115, 20, फिर जाएगा 100, फिर 125 जाएगा, फिर आएगा 120,
ठीक है, मतलब वो मूवमेंट जो ना एग्जैक्ट नहीं करेगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ी देर फंसा रहा, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो स्विंग वाले ये चीज को क्या करते हैं, हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। या फिर जो लॉन्ग टर्म कहता है भैया मैंने तो लेके छोड़ दिया, मेरे बस की बात नहीं है, मैं जब डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा तभी बेचूंगा। तो मैंने आपको बताया मार्केट में काम करने के दो तरीके हैं, एक है इन्वेस्टिंग, एक है ट्रेडिंग। इन्वेस्टर जो होता है उसको देखना होता है फंडामेंटल, या आजकल जो चार्ट है वो बहुत बढ़िया आ चुका है, आप चार्ट देख के भी आप स्विंग और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म वाले को तो खैर मतलब भी नहीं होता चार्ट से, लेकिन स्विंग करने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए, इंट्राडे करने के लिए आपको चार्ट को समझना जरूरी है, ठीक है ना। चार्ट को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि चार्ट के व्याप पे हम ट्रेड ले पाएंगे, देख पाएंगे कि उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि मार्केट में कैसे पैसे कमाते हैं और कितने तरह के लोग हैं जो मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास में है, वो आपकी है सेम उसी टॉपिक के ऊपर, बस उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाया है। मैं फिर बताता हूँ आपको एक चीज को। जैसे आपका सबसे पहले मैंने किसकी बात की, स्कैल्पर की बात करी। स्कैल्पर क्या करेगा, सेम डे बाय सेल इन बिग क्वांटिटी, ठीक है ना। सेम डे बाय सेल करेगा, कैसे करेगा, बड़ी क्वांटिटी के साथ में करेगा। इंट्रा डे वाला भी क्या करेगा, सेम डे बाय सेल करेगा, लेकिन जिसके पास में क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, ये ट्रेड को कम होल्ड करता है, ये ट्रेड को थोड़ा सा ज्यादा होल्ड करता है, बस फर्क यही है। लेकिन काटना पड़ेगा आज की डेट में ही, ठीक है ना। उसको वो चीज होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि उनका माइंडसेट अलग होता है। स्विंग वाला क्या बताया मैंने आपको स्विंग के बारे में, स्विंग वाला पर्सन क्या करेगा, होल्ड फॉर 5 to 10 डेज, या फिर और एक फिक्स परसेंटेज के लिए उसको जैसे मिलेगा 2%, 5%, 10%, जो भी उसका टारगेट है वो निकल जाएगा आपका। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाले बोलते हैं भैया हम तो लेके बैठ गए, देखेंगे जो भी होगा बात में, अभी हम उससे का मतलब नहीं है, ठीक है। तो कितने तरह के लोग थे, किसका क्या काम था, वो मैंने आपको सारा का सारा जो है लगभग यहाँ पे बताया, ठीक है ना, कि कितने तरह के लोग थे और कैसे कैसे वो काम करते हैं, वो सारा भी हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जो है समझने वाले हैं, वो समझने वाले हैं क्या चीज, नेक्स्ट जो हमारे पास में आएगा वो अब आने वाला है, एक सेकंड। हमने यहाँ पे स्कैल्पिंग वाला सिस्टम पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया फंडामेंटल क्या होता है। अब आ रहा है जो मेन टॉपिक आ रहा है वो आपका आ रहा है टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे कैसे काम करते हैं वो भी आपको मैं समझाने वाला हूँ, और ये सबसे ज्यादा आजकल इम्पोर्टेंट बन चुका है। सबसे पहले आप देखो जो आपके सामने चार्ट है, ये चार्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, या कोई भी चार्ट उससे मतलब नहीं है, ये चार्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, ठीक है ना। अब इस चार्ट के अंदर आप देखोगे तो क्या देखोगे कि आपको कुछ कैंडल्स नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, कैंडल नजर आ रही है। ये जो आपको दिख रही है ना, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, इनको बोलते हैं कैंडल। अब ये कैंडल क्या होती है, कैसे काम करती है, आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगा दो कैंडल, एक बताऊंगा ग्रीन कैंडल, एक बताऊंगा रेड कैंडल। ग्रीन का सिग्नल होता है अप का, रेड का सिग्नल होता है डाउन का। जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है उन्होंने इतना तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। दो कैंडल आपकी यहाँ पे होती है, कौन कौन सी होती है, ग्रीन और रेड। मैं आपको 5 कैंडल बताऊंगा, और पांचों कैंडल कैसे बनती है, क्या यूज होता है, आपको मैं प्रॉपर बता के चलूंगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं ग्रीन कैंडल के बारे में। ग्रीन कैंडल जो आपकी होती है वो बनती है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। या ये कह सकते हो कि ग्रीन कैंडल जो है वो बताती है कि मार्केट्स में क्या है, बायर्स हैं, और जो रेड कैंडल है वो बताती है कि मार्केट्स में क्या है, सेलर्स आपके, ठीक है ना। ग्रीन कैंडल बताती है मार्केट्स में बायर्स हैं, और रेड क्या बताती है, मार्केट में सेलर हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर बिल्कुल बेसिक से कैंडल बनती कैसे, क्या इसका काम है। ये आपके कैंडल आ गए दोनों के दोनों, एक आई ग्रीन और एक आपके पास में कौन से रेड, ठीक है। इनको बोलते क्या बोलते हैं, कैंडल बोलते हैं, एक ग्रीन और एक आपकी कौन सी है, रेड। ग्रीन कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, रेड कैंडल को हम क्या बोलते हैं, बेरिश कैंडल। ग्रीन कैंडल जो बनती है वो बनती है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, नीचे से ऊपर की तरफ, और रेड क्या बनती है, आपकी ऊपर से नीचे की तरफ। पहले समझते हैं हम, यहाँ पे समझते हैं ग्रीन कैंडल को, ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आए मैं आपसे डाउट ले लूंगा, इसको पूरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बाद में आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाउट्स हम लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। ग्रीन कैंडल जो होती है, देखो एक कैंडल के अंदर आपकी दो चीजें होती हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है ये अलग पार्ट है, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग है। एक कैंडल के अंदर आपकी दो चीजें होती हैं, जो आपकी कैंडल होती है उस कैंडल के अंदर आपको जो हल्का सा ऊपर जो लाइन दिखता है, या जो लाइन दिखता है नीचे,
उसको हम बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं? विक। विक का मतलब यहाँ पे शेडो से। विक को मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा? शेडो। बताऊंगा ये कैसे आपकी किस वे में बनती है और क्या इसका रोल है। नेक्स्ट जो शेडो आपकी, नेक्स्ट आपकी यहाँ पे नीचे की साइड में विक है। एक कैंडल में दो चीज है, ऊपर की नीचे की, और ये जो है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉडी। ग्रीन कैंडल समझते हैं पहले। ग्रीन कैंडल बनती है नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो प्राइस था 100 रुपए का। कितना प्राइस था? 100 रुपए का प्राइस था, ठीक है। यानी प्राइस कितना था? 100 था। प्राइस ने क्या करा, जैसे ही प्राइस 100 रुपए पे खुला, पहले जो प्राइस था वो आया नीचे। कहाँ आया? नीचे। नीचे कितने पे आया वो? पहले प्राइस 100 रुपए पे ओपन हुआ। देखो लिखा हुआ ओपन कहाँ पे हुआ? 100 पे हुआ। पहले प्राइस क्या है? नीचे। कितने पे आया? कितना किलो लगाया? 80 का। फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ना स्टार्ट किया, और हाई लगाया। कितने का हाई लगाया? 150 का। ठीक है ना। बट जब कैंडल का क्लोजिंग हुआ या दिन खत्म हुआ, तो खत्म होते होते कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पे दी? 130 पे। कहने का मतलब ओपन हुआ 100 पे, लो लगाया 80 का, हाई लगाया 150 का, क्लोजिंग हुआ 130 पे। अब एग्जांपल, जैसे ओपन हुआ 100 पे, हाई लगाया 150 का, कोई बात नहीं, लेकिन क्लोज हो गया 120 पे या क्लोज हो गया 110 पे, तो उसका मतलब भाई ये जो बॉडी अगर ये इतनी सी बनी तो कोई फायदा नहीं है। मतलब लोग आए, लोगों ने खरीदा, लेकिन लोगों ने क्या करा? यहीं पे ही अपना जो है माल बेचा, या यहीं पे क्या करा? अपना पोजीशन काटा और यहाँ से क्या हो गए? निकल गए। मतलब उन्होंने नेक्स्ट डे के लिए पोजीशन होल्ड किया ही नहीं। तो भाई फायदा क्या उस चीज का? एक कैंडल ये बताती है कि इतने बायर्स एंटर हुए। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, ये इनडायरेक्टली बायर्स है आपके। कैसे बायर्स है? प्राइस खुला 100 पे, प्राइस ने जाना स्टार्ट किया नीचे की साइड में, प्राइस कहाँ पे आया? 80 पे आया। यहाँ से लोगों ने बाइंग स्टार्ट करी, तो ये इनडायरेक्टली बायर्स है, यहाँ पे ध्यान रखना। फिर प्राइस गया ऊपर 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 ऊपर, कहाँ तक गया? 150 तक गया। फिर यहाँ पे लोगों ने निकलना स्टार्ट कर दिया, तो प्राइस कितने पे क्लोज हुआ? 130 पे। ये लोग इनडायरेक्टली सेलर हैं। सेलर मतलब इन लोगों ने क्या कर दिया? अपना माल बेच दिया। यहाँ पे लोगों ने क्या करी? बाइंग करी। तो ये इनडायरेक्टली बायर्स हैं, ये इनडायरेक्टली सेलर्स हैं, और ये जो उसमें बच गए वो लोग हैं। तो एक कैंडल के अंदर आपके क्या होते हैं? ये आप सेलर्स कह सकते हो, जिन्होंने प्राइस को ड्रॉप करवाया, यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गए, ये आपके बायर्स हैं, और ये लोग इसमें आपके रह गए। ठीक है। तो ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ, हाई, लो, क्लोज, और आपका ओपन। ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पे रेड कैंडल को। रेड कैंडल इसके बिल्कुल उल्टी होती है। आपका कैसे बनेगी? ऊपर से नीचे। ओपन यहाँ पे हुआ, पहले प्राइस गया ऊपर। कहाँ पे ओपन हुआ? 130 पे ओपन हुआ। पहले प्राइस गया 150 पे। फिर वहां से आना हुआ सेलिंग का दबाव। प्राइस गया नीचे 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 नीचे, कहाँ तक गया? 80 तक गया। ठीक है। उसके बाद में प्राइस ने जो क्लोजिंग दी, वो कहाँ पे क्लोजिंग दी? 100 पे क्लोजिंग दी। सेम इसमें भी आपका वही हिसाब किताब है कि जैसे आपका ओपन यहाँ पे हुआ, पहले आपका जो कैंडल था वो ऊपर गया। मतलब ये इनडायरेक्टली इसमें क्या थे? बायर्स थे जो उसको ऊपर लेके गए, लेकिन ऊपर से क्या आया? सेलिंग आया। क्या आया? सेलिंग आया। तो ये क्या हो गए? सेलर्स हो गए। कहने का मतलब ये है मेरा कि ओपन यहाँ पे हुआ, प्राइस जो था आपका यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ से क्या है? नीचे आया, तो ये आपके इनडायरेक्टली क्या हो गए? सेलर्स ही हो गए। फिर प्राइस जो था, आप चलो इसको इग्नोर मारो, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये समझ लो कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, हाई लगाया यहाँ पे, लेकिन वहां से क्या हुआ? गिरना स्टार्ट हुआ। मतलब प्राइस सेल सेल सेल, और सेलिंग कहाँ तक हुई? यहाँ तक हुई। लेकिन यहाँ पे जब इसने लो लगाया 80 का, तो यहाँ पे कुछ बायर्स क्या हो गए? इनवाइट हुए, या कुछ बायर ने क्या करा? कैंडल को यहाँ क्लोज कराया। आप सिंपल समझ सकते हो, ओपन यहाँ पे हुआ, लो यहाँ तक लगाया, क्लोजिंग यहाँ पे करी, तो ये जो लोग थे, जिन लोगों ने यहाँ सेलिंग करी थी, उन्होंने प्राइस यहाँ तक ड्रॉप करवाया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने बाइंग की, या फिर फ्रेश बायर एंटर हुए, तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गए? आपके बायर्स हो गए आपके। ठीक है ना। क्योंकि जब सेलर्स, जो जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की थी, जब वो प्राइस को नीचे लेके आए यहाँ तक, और जब क्लोजिंग हुई, तो क्लोजिंग यहाँ पे हुई, तो उसका मतलब ये आपके क्या? इनडायरेक्टली बायर्स है। या ज्यादा क्लियर से आपको मैं समझाऊंगा कैंडल के अंदर भी, आपको मैं जब चार्ट दिखाऊंगा। ठीक है। तो एक बार रिपीट करते हैं। कैंडल के अंदर ये आपका ग्रीन है, जो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। रेड बनेगा आपका ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। सेम वही इसमें विग होती है, बॉडी होती है, उसमें आपके क्या होती है? जो है, इसको आप बॉडी कहते हो, क्या कहते हो आप? शेडो। अब इसको हम समझते हैं चार्ट के थ्रू। कैंडल दो ही होती है, रेड और ग्रीन। बाकी इसमें बॉडी, सॉरी बॉडी, विक, विक या कह दो शेडो। आपको अब दिखाता हूँ इस चार्ट को, मैं आपको किसमें दिखाता हूँ? आपके लाइव वाले चार्ट के अंदर। ठीक है।
ये आपका चार्ट है, लाइव नहीं मतलब आपका बंद है। यहाँ पे हमने दो कैंडल पढ़ी, कौन सी पढ़ी बताओ, एक रेड और एक पढ़ी कौन सी, ग्रीन। ये आपकी हो गई रेड, देखिए आपकी सॉरी ये हो गया आपकी ग्रीन, और ये आपकी कौन सी हो गई, रेड हो गई। इसमें देखो बाइंग आई, अच्छे से आई, अपने आप को होल्ड करा, और उसके बाद दोबारा ऊपर कर दिया। बात समझे, बायर्स आए पूरे के पूरे रहे। अगर आप देखोगे इस कैंडल में बिल्कुल ध्यान से, तो आपको देखो ये कैंडल कुछ ऐसी बनी हुई है, मतलब पूरी की पूरी जो कैंडल है वो आपकी ग्रीन है, लेकिन ऊपर हल्का सा जो है सेलर है, हल्का सा मतलब प्राइस ड्रॉप हुआ है। मतलब कहने का कि इस कैंडल में बायर का स्ट्रेंथ रहा और इसमें किसका रहा, सेलर का स्ट्रेंथ रहा। देखो दो चीजें होती हैं, दो कंट्रोल होते हैं, चीजें नहीं कंट्रोल होती हैं। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है आपका कि एक तो कंट्रोल किसका है, बायर्स का है, एक कंट्रोल किसका है, सेलर का है। इस कैंडल में कंट्रोल रहा बायर्स का, इस कैंडल कैंडल में कंट्रोल किसका रहा, सेलर का रहा। कंट्रोल मतलब लास्ट में क्लोजिंग होते होते दोनों ने अपना ही कंट्रोल उसमें रखा। अब एक होती है सिचुएशन चेंज होना, जैसे कैंडल में कंट्रोल था बायर का, बायर का, बायर का, बायर का, लेकिन जैसे ही दिन का क्लोजिंग हुआ तो उसमें कंट्रोल आया सेलर, 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 और उन्हें क्या कर दिया, प्राइस को ओपन से भी नीचे बंद कर दिया। जस्ट लाइक कैंडल आपको दिखाना चाहता हूं मैं, ये वाली। आप देखो ये वाला कैंडल, ये कैंडल पहले कंफर्म आपका ग्रीन 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 बना होगा, उसके बाद में इसमें आना स्टार्ट हुआ सेलिंग का दबाव, और इस कैंडल को क्या कर दिया, उल्टा क्लोज करा दिया। तो इस कैंडल में पहले था बायर, उसके बाद में ऊपर से मिला सेलिंग का प्रेशर, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, सेलिंग में। मतलब मैंने आपको दो सिचुएशन कौन सी बताई, इसमें कौन जीता, बायर, इसमें कौन जीता, सेलर। इस कैंडल में पहले जो कंट्रोल था वो कंट्रोल था बायर का, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते कंट्रोल किसका रह गया, सेलर का रह गया। तो ये कैंडल कुछ ऐसा बना है। और इस कैंडल के अंदर अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप के कैंडल में जो दबाव है वो ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है। जैसा कि इसमें आप देख भी रहे हैं कि इसमें दबाव किस साइड से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ठीक है। सेम इसी कैंडल को हम देखते हैं, इस वाले को। इस कैंडल का कुछ जो बनावट है वो कुछ आपका इस टाइप से है। तो इस कैंडल में दबाव कहाँ से आ रहा है, नीचे की साइड से आ रहा है। मतलब ये पहले प्राइस आपका यहाँ 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 था, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ बायर का कंट्रोल। मतलब पहले इस कैंडल के अंदर जो कंट्रोल था वो किसका था, सेलर का कंट्रोल था, लेकिन कैंडल क्लोज होते 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 बायर ने पुश किया और प्राइस को क्या किया, उनके सेलर के ओपनिंग के ऊपर क्लोज कर दिया। इसमें क्या हुआ कि सेलर ने क्या करा, ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। इस वाले में क्या हुआ, सेलर के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है ना। तो इसमें बायर जीता, या बायर का कंट्रोल था, इसमें सेलर का कंट्रोल था। और इस कैंडल के अंदर पहले था बायर, लेकिन लास्ट में सिचुएशन किसकी हुई, सेलर की हुई। इसमें पहले था आपका सेलर, लेकिन लास्ट में किसने कंट्रोल कर दिया, बायर ने कंट्रोल कर दिया। वही सेम जैसे एक तो पूरा मैच जीत गया, एक तो पूरा मैच जीतना, एक पूरा मैच हारना। एक मैच जीत रहा था लेकिन लास्ट में आते आते क्या हो गया, हार गया। एक ऐसे मैच आपका हार रहा था लेकिन लास्ट में क्या हो गया, आपका मैच हारते हारते लास्ट में क्या हो गया, जीत गया। तो ये चार कैंडल है, अच्छा बायर, अच्छा सेलर, या इसमें बायर का कंट्रोल है, इसमें सेलर का कंट्रोल है। इसमें आपका बायर टू सेलर हो गया, ठीक है। इसमें आपका हो गया सेलर टू बायर। अब एक आती है दोगले वाली, जिसको कहते हैं डोजी। कुछ कैंडल ऐसे बनेंगे आपके जिसमें बॉडी होगी नहीं, आप ये देख सकते हो, इस कैंडल में बॉडी है ही नहीं। तो इसको हम बोलते हैं डोजी। डोजी का मतलब होता है टाई हो गया, ओपन क्लोज दोनों एक ही जगह आपके जो है बन गए हैं, ना तो इसमें बाहर का कंट्रोल है ना सेलर कंट्रोल रहा। तो हमें जो मोस्टली कैंडल देखने होते हैं ये या ये देख सकते हो। बाकी किसी कैंडल से कोई मतलब नहीं है। या ये कह दो कि भैया जिस कैंडल में जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना वो कैंडल अच्छा रहेगा, जिस कैंडल में जितनी छोटी बॉडी है, जैसे छोटी बॉडी है, छोटी बॉडी है, छोटी बॉडी है, छोटी बॉडी है, तो ये ज्यादा कोई अच्छे खास नहीं होते हैं। अच्छी कैंडल कौन सी होती है, इसमें आपका अच्छा खासा बॉडी बना हो, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो सेलर का हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा कैंडल क्या होती है, कैसे बनती है, आपको सबको समझ में आया होगा। नहीं आया तो रिपीट करके देखना। फिर कैंडल कितनी होती है मैंने आपको बताई, और किस कैंडल में किसका दबाव आ रहा है, बाहर का सेलर का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि चार्ट बनता कैसे है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं नेक्स्ट चार्ट कैसे बनता है। देखो जब भी किसी भी शेयर का प्राइस आपका ऊपर जाना, देखो अभी आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट का। पहले चार्ट का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये आप ये एग्जांपल चार्ट देखो, आप ये चार्ट देखो पहले आप। ये जो चार्ट आपका बना है, कोई भी चार्ट उससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है। क्या ये प्राइस जो आपका ऊपर गया है, क्या ये सीधा 90 डिग्री पे ऊपर गया है, नहीं। ये आपका जो प्राइस है ये सीधा 90 डिग्री पे ऊपर नहीं गया है, ये धीरे धीरे ऊपर गया। लेकिन कैसे गया,
पहले ऊपर गया, फिर हल्का सा क्या हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। अब इस वाले चार्ट को आप देखो ध्यान से, कौन सा चार्ट आपका, नेक्स्ट चार्ट आपके पास में ये वाला, ठीक है ना। इस चार्ट में क्या हुआ है, देखो इस वाले चार्ट के अंदर क्या है, ये जो चार्ट है ये रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस का जो चार्ट है आपके सामने, इस चार्ट में आपके सामने क्या हुआ है कि पहले जो आपका, एक सेकंड, ये जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है, इस ये जो चार्ट है ये आपका रिलायंस का चार्ट है, जिसका प्राइस जो था वो लगभग मान लो 3100 रुपये का प्राइस था। बढ़ते 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 कितना पहुंच गया प्राइस आपका, 3160-65 मान लो आपका। इस वाले चार्ट के अंदर हुआ है आपका प्राइस का अप। अब देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। इस वाले चार्ट में क्या हुआ है, आपका प्राइस गिरा है। पहले जो प्राइस था वो आपका कितना प्राइस था, इसमें आपका प्राइस आप मान लो 2960-65 जो भी मान लो, गिरते गिरते कितने पे आ गया, ये आ गया आपका 2924 पे। तो इस पे प्राइस क्या हुआ है आपका, डाउन हुआ है। लेकिन क्या ये डाउन 90 डिग्री पे आया, नहीं। जो पीछे हमने चार्ट देखा, मैं आपको दोनों चार्ट दिखाता हूँ, क्या इस वाले चार्ट के अंदर क्या प्राइस आपका 90 डिग्री पे ऊपर गया है, नहीं 90 पे तो नहीं गया। क्या इस वाले चार्ट के अंदर आपका जो प्राइस है, क्या वो 90 डिग्री पे फॉल हुआ है, नहीं। नीचे कैसे आया, ऐसे ऐसे नीचे आया है। तो अब हम समझते हैं चार्ट। कैंडल तो आपने समझ ली, लेकिन कैंडल बनती कैसे हैं और कैंडल बनने के बाद हमारा चार्ट कैसा दिखता है, अब हम वो समझते हैं। उसके लिए पहले समझते हैं सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड। कोई भी सिचुएशन है उसके अंदर आपकी तीन चीजें होंगी, हमेशा ध्यान रखना। या तो किसी भी शेयर का प्राइस आपका जाएगा ऊपर, मार्केट के, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ट्रेंड समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट के ट्रेंड के अंदर कि सबसे पहला काम है मार्केट का ट्रेंड हमें पता करना। ट्रेंड के अंदर आपके तीन ट्रेंड होते हैं। देखो, या तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा या एक रेंज के अंदर हो जाएगा, इससे ज्यादा सिचुएशन ही होती है। कोई भी शेयर का प्राइस या तो क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, या क्या जाएगा नीचे, या फिर क्या जाएगा आपका एक रेंज के अंदर आपका। अब पहले मैं बताता हूँ मार्केट का ट्रेंड कौन सा बताया मैंने। मार्केट के तीन ही ट्रेंड आपके, एक ट्रेंड अप, एक ट्रेंड डाउन, एक ट्रेंड साइडवेज। ये एग्जांपल मैंने सामने बना भी रखे हैं यहाँ पे। ये जो चार्ट है ये आपके सामने जो बना है, जस्ट एग्जांपल दिया है कि कभी भी प्राइस ऊपर जाएगा तो इस टाइप से जाएगा, कभी भी ऐसे नहीं जाएगा। नीचे जाएगा तो कुछ इस टाइप से जाएगा, और रेंज में होगा तो ऐसे होगा। अभी हमने चार्ट में देखा था, उसको आपको मैं भी दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम समझने वाले, क्या समझने वाले हैं कि मार्केट के जो चार्ट हैं वो कैसे बनते हैं। मार्केट के बेसिकली तीन ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और आपका साइडवेज। पहला जो ट्रेंड है वो हम समझने वाले हैं अप। अब सबसे बड़ी भयंकर मिस्टेक क्या होती है, जो लोग पुराने काम कर रहे हैं उनके साथ में क्या दिक्कत आती है, एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। शायद आपको फ्री में अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके आपसे पैसे नहीं दे रहा। अक्सर गलती क्या होती है सर, हमने जैसे ही बाय किया, बाय करते प्राइस नीचे आ गया। हम क्या करते हैं, जब हम बाय करते हैं तो मार्केट जब ऊपर जा रहा है तब बाय कर लेते हैं। बाय यहाँ नहीं करना होता, आपको यहाँ बाय नहीं करना है। हल्का सा प्राइस नीचे आने दो, उसको वापसी टर्न लेने दो। जैसे वापसी वो टर्न लेगा तो आपको बाय यहाँ कहीं करना होता है, ठीक है ना। और जब वो ऊपर जाएगा तो क्या देगा, बेनिफिट देगा। एक गलती हम अक्सर करते हैं कि जैसे मार्केट ऊपर गया, हमने यहाँ बाय कर लिया, नीचे आया, निकल गए, क्या हो गए, निकल गए। जैसे निकले मार्केट ऊपर चला गया। ये कॉमन मिस्टेक है जो सभी करते हैं, और आजकल बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक ऐसी आ भी रही है, ठीक है ना। ये आजकल बहुत ज्यादा जो है कॉमन मिस्टेक आजकल क्या हो रही है, चल रही है, कि मार्केट जो है आपका ऊपर गया, हमने इसको यहाँ बाय कर लिया, जैसे ही हमने बाय किया नीचे आना स्टार्ट हो गया। भाई प्राइस जो था वो गया 100 से 105, हमने इसको 105 पे पकड़ लिया। जैसे लिया वो आगे 103, हम निकल गए। और जैसे निकले, निकलते उसने फिर उड़ान भर दी। हमने फिर से क्या करा, यहाँ बाय कर लिया, उसके बाद तुरंत नीचे आ गया, या फिर निकल गए, फिर यहाँ बाय किया, फिर निकल गए। अब हम यहाँ बाय कर रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ बाय कर रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ बाय कर रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं। अब हमें लगता है यार जैसे हम बाय करते हैं, हमारे बाय करते मार्केट नीचे आ जाता है, और जैसे हम बेचते हैं मार्केट ऊपर चला जाता है। भाई क्या चक्कर है, कोई हमें देख तो नहीं रहा। ये अक्सर दिक्कत हमारे सबके सामने आती, मेरे को भी आई थी। तो कभी भी हम प्राइस को यहाँ से नहीं पकड़ते, प्राइस को इस वाले टर्न पे पकड़ते हैं, हमेशा यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं। ये सभी चीज आपको मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं चार्ट के ऊपर, जो हमारा लाइव चार्ट, अभी लाइव नहीं मतलब बना हुआ चार्ट है। ये आपका चार्ट अप ट्रेंड का है, ठीक है। अप ट्रेंड में हम करते हैं बाय और सेल, क्या करते हैं, बाय और सेल। मुझे लगता है, या मेरे सेटअप के हिसाब से मुझे लगता है यहाँ से प्राइस बढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय किया। हमने कोई भी चीज जो एग्जांपल 100 पे बाय करी, उसको जाना है 110, 120, 130, 140, जो भी जानी है, 100 पे बाय करी, ऊपर जाना स्टार्ट हुआ,
हमें प्रॉफिट हुआ और हम क्या करें, हमने क्या किया, उसको बेच के निकल गए। अब दिक्कत कहाँ होती है, आपने कोई भी चीज, जैसे कॉमन सा प्रॉब्लम क्या है, आपने कोई भी चीज 100 पे बाय करी, अब जरूरी थोड़ा ना कि भाई वो आपके फेवर में जाए जाए। हो सकता है कि आपने जब बाय किया तब वो 100 पे था, आपने बाय किया तो वो अधिक अच्छी बात है, 100 से 120 गया, 30 गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो आपके फेवर में नहीं आई तो क्या करोगे। हम हमेशा देखते हैं, या हम हमेशा क्या चाहते हैं कि जैसे मैं बाय करूं तो मार्केट क्या जाए, ऊपर जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप अगर पहले ये देखोगे कि भाई मैं अगर कोई चीज 100 पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है भाई, मेरा व्यू ऊपर का है, ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर वो ऊपर नहीं गया, अगर वो नीचे गया, अब बता रहा हूँ नुकसान कैसे होता है, ठीक है ना। प्राइस ने गिरना स्टार्ट किया, आपने 100 पे बाय किया, प्राइस ने क्या करा, गिरना स्टार्ट किया, प्राइस आ गया 95, फिर आ गया 90, और ऐसे गिरते 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 वो आ गया 50 पे। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अगर 100 पे कोई चीज बाय करी है और वो आपके रिवर्स जाना स्टार्ट हो जाए, तो आप 90 पे उसको बेच के निकल जाओगे या 50 तक होल्ड रखोगे, ठीक है ना। अगर आपने 90 पे बेच दिया, कि भाई आपने एग्जांपल के तौर पे कोई चीज 100 पे बाय करी और उसके आप उसने आपके अगेंस्ट में चलना स्टार्ट किया, तो बेस्ट है कि 90 या 95 पे निकल जाओ। ये नहीं करना कि भाई जैसे वो 50 आएगी तब निकलूंगा, तब तक तो आपका 50% कैपिटल जा चुका होगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। 100 पे लेके अगर आप उसको 90 पे बेच देते हो, कि भाई 100 पे बाय किया, अगर ये मेरा 90 आया तो मैं अपना, देखो एसएल, एसएल का मतलब स्टॉप लॉस, एसएल का मतलब स्टॉप लॉस। तीन चीजें होती हैं, बाय, स्टॉप लॉस और टारगेट। सबसे पहले हमें देखना होता है कोई भी चीज अगर हम बाय कर रहे हैं, उसको अगर हम बाय कर रहे हैं, तो अगर वो मेरे अगेंस्ट में गई तो वो मेरे को कितना नुकसान देगी। तो बेस्ट क्या होता है कि अगर आपने 100 पे कोई चीज बाय करी है, तो आप के अगर वो अगेंस्ट जाए तो आप 90, 95 या 90 तक निकल जाओ। हम क्या करते हैं, 50 तक वेट करते हैं। तो भैया 90 पे निकले हो तो उसको हम कहेंगे स्टॉप लॉस, जो आपने अपनी इच्छा अनुसार लिया। अगर आप 50 पे निकल रहे हो तो उसको बोलते हैं लॉस, क्या बोलते हैं, लॉस। बात समझ में आया। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हम स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते। अब भाई 100 रुपए का कोई भी शेयर है, आपके अगर फेवर में नहीं जा रहा तो 90 पे निकल जाओ यार, किसने मना किया, 80 पे निकल जाओ। 50 तक थोड़ा वेट करोगे आप, तब तक तो उसमें आपको 50% का लॉस हो चुका होगा, ठीक है। तो अब ट्रेंड में हम क्या करते हैं, बाय करते हैं और क्या करते हैं, सेल करते हैं। 100 रुपए पे लिया एग्जाम्पल, 110 गया, 120 गया, 130 गया, बेच के निकल गए। हमें लगता है प्राइस यहाँ से बढ़ेगा, हमें लगता नहीं, कैसे बढ़ेगा बताऊंगा आपको, कैसे आप उस चीज को चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर हमें लगता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाना तो हम क्या करेंगे, बाय, और क्या करेंगे, सेल। अब एक बता रहा हूँ बहुत बढ़िया चीज इसमें आपको, जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जो बिल्कुल बिगनर है, उनके दिमाग में यही आता है, या उनको यही पता होता है कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो हम पैसे कमाएंगे। उनके दिमाग में एक चीज होती है कि अगर मार्केट बढ़ता है तो हम पैसे कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और पॉसिबल है कि अगर आपका मार्केट गिरता है तो भी आप पैसे कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में या जितने भी मार्केट हैं, हर मार्केट में एक चीज और यहाँ पे जो है वो ये है कि आपकी मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो भी आप पैसा कमाओगे, नीचे आएगी तो भी पैसा कमाओगे। इस सिचुएशन में क्या करना होता है, जैसे आपको लगता है कि कोई भी शेयर का प्राइस 150 रुपए है और उसको 140 आना है, 130 आना है, या 120 आना है, या 100 आना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको लगता है शेयर का प्राइस गिरना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस शेयर के प्राइस को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। सेल करने के बाद में अगर उस प्राइस ने बढ़ना स्टार्ट किया, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने 100 रुपए पे कोई प्राइस बाय किया, 110 गया, 120 गया, 130 गया, ठीक है। अगर खरीदने के बाद ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, लॉस होगा। अब इसका विपरीत उल्टा, मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, गिरेगा। प्राइस चल रहा है 150 पे, मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। ये चीज पॉसिबल है मार्केट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट को नीचे आना है तो पहले मैं सेल कर सकता हूँ। सेल करने के बाद में कंडीशन यही है कि जहां मैंने सेल किया है, अगर उससे वो जितना नीचे आएगा मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अगर वो मेरे बेचने के बाद ऊपर जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, लॉस। ये बहुत प्यारी चीज है जो बहुतों को नहीं पता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ट्रेंड में क्या करते हैं, बाय सेल। अब ट्रेंड में हम क्या करते हैं, बाय सेल।
यहाँ पे लिया एग्जाम्पल हमने 100 पे लिया, समझा रहा हूँ, 110 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, ऊपर जा रहा, पैसा कमा लिया। इस मार्केट में मुझे लगता है, या इस वाले चार्ट में लगता है कि प्राइस यहाँ से क्या होना है आपका, ड्रॉप होना है। क्या होना, ड्रॉप। तो मैंने क्या करा, जैसे एग्जांपल 150 से 150 200 से कोई भी एक प्राइस एक्स वाई जेड मैंने सेल किया, जितना नीचे आएगा मुझे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप स्टॉक मार्केट में गिरते हुए चढ़ते हुए दोनों साइड में पैसा कमा सकते हो, ये बहुत ही प्यारी चीज है। ठीक है ना। तो मार्केट के मैंने आपको बताया 3 ट्रेंड, ठीक है ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। पहला जो ट्रेंड था वो हमने यहाँ पे पढ़ा अप ट्रेंड वाला, ये रहा, ठीक है। फिर हमने कौन सा पढ़ा, डाउन ट्रेंड। अब हम पढ़ रहे हैं साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज का मतलब क्या होता है, उसको पता नहीं जाना कहाँ है। जैसे क्या हुआ, हल्का सा यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। ऐसी मार्केट में हमें काम नहीं करना। ऐसे मार्केट में कौन काम करता है, स्कैल्पर काम करता है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे उसने एंट्री बनाई, कितने में एंट्री बनाई, उसने एंट्री बनाई एग्जाम्पल 3061 मान लो उसको आप, ठीक है ना। 61 पे एंट्री बनाई। अब वो प्राइस गया आपका यहाँ तक गया, कहाँ तक गया, आपका प्राइस गया 65 तक। तो उसने क्या करा, एग्जाम्पल 500 क्वांटिटी खरीदी, उसको मिल गए 4 पॉइंट या 3 पॉइंट, उसने क्या करा, 1500 2000 रुपये लिया और यहाँ से बाहर हो गया। ऐसी मार्केट में स्केल पर काम करता है, यही कह सकते हो, ऐसी मार्केट में काम करना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने क्या करा, बाय करा, यहाँ पे सेल करा, फिर यहाँ सेल किया, यहाँ बाय किया, यहाँ उसने ऊपर पैसे कमाए, यहाँ उसने बेच के पैसे कमाए। दोनों चीज यहाँ पे आपकी उसने करी है। तो मार्केट के 3 ट्रेंड थे, मैंने आपको समझाए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं कि मार्केट में होता क्या है। एक तो होता है मार्केट के अंदर शेयर, क्या होते हैं, शेयर। शेयर्स मैंने आपको बताया था सर कि आपकी जो कंपनी होती है उनको क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, ठीक है ना। कंपनी को क्या बोलते हैं, हम शेयर बोलते हैं। जैसे कि सॉरी, कंपनी नहीं, जो आपकी कंपनियां होती हैं उनके क्या होते हैं, मार्केट में शेयर होते हैं। जैसे कि आपने कुछ कंपनी का नाम सुने हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी, एयरलाइंस का शेयर है, टीसीएस का है, टाटा का है, इंफोसिस का है, आईटीसी, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का शेयर है, बजाज फाइनेंस का शेयर है। ये कुछ बैंकिंग के हैं, एचडीएफसी, आईसीआई, पीएनबी, कोटक, आईडीएफसी, ये सारे क्या है, शेयर्स होते हैं। शेयर्स मतलब का, शेयर का मतलब क्या है, कंपनी के इंडिविजुअल क्या है आपके इसमें शेयर्स हैं, ठीक है ना। शेयर, यहाँ पे मैं आपको दो चीज पढ़ाने वाला हूँ अभी आपको, शेयर और इंडेक्स, ठीक है ना। उसके बाद ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट में आपसे और लूंगा, उसके बाद नहीं, इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी भी बोलने की नहीं है। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, शेयर। शेयर क्या होता है, ये आपके शेयर्स होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। और एक आपका होता है इंडेक्स। अब ये इंडेक्स होता क्या है वो समझते हैं। आपने कभी न कभी जाने अनजाने में नाम सुना होगा, निफ्टी का नाम सुना होगा, बैंक निफ्टी का नाम सुना होगा, ये तो कॉमन से है। या सेंसेक्स का नाम भी सुना होगा आपने। अब होता क्या है, शेयर जो होते हैं वो आपके इंडिविजुअल होते हैं, मतलब अपने आप में है। और इंडेक्स क्या होता है, इनको मिला के बनता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, निफ्टी 50। निफ्टी 50 जो है वो आपका एक इंडेक्स है, जिसके अंदर पूरी देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर लगभग 6000 या 7000 स्टॉक लिस्टेड है। सारे स्टॉक पे नजर नहीं रख सकते, या आज मार्केट में क्या हुआ ये आप कैसे पता लगाओ। तो निफ्टी 50 के अंदर टॉप जो है 50 कंपनियां, कौन सी कंपनी, 50 टॉप कंपनियां हैं। और उस कंपनी के अंदर आपके आईटी है, फार्मा है, मेटल है, बैंक है, आपका एफएमजीसी है, ऑयल है, सर्विसेज, सारे के सारे हैं। अब जैसे आज एग्जांपल के तौर पे निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक थे, ठीक है, या कह सकते हैं कि आज निफ्टी के अंदर सपोज करो 200 पॉइंट की रैली हुई। तो ये कैसे होते हैं, आज लोग कहते हैं भी आज निफ्टी कितने ऊपर बंद हुआ, हमने कहा निफ्टी बंद हुआ 200 पॉइंट ऊपर। कितना ऊपर हुआ, 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो 200 पॉइंट ऊपर का मतलब निफ्टी के अंदर जितने भी स्टॉक थे वो सारे के सारे क्या हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं। अच्छा, सारे नहीं होंगे, हो जाए तो अच्छी बात है, मैं वैसे बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 50 स्टॉक है, और मार्केट जो है या निफ्टी जो है आज 200 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, तो जरूरी नहीं कि 50 के 50 स्टॉक प्लस में रहे होंगे। एक स्टॉक ने 50 पॉइंट प्लस का मूव दिया, एक ने दिया -10 रुपए का, तो यहाँ पे कितने आ गए इनके पास में, 40 आ गए। तो जरूरी नहीं कि 50 के 50 स्टॉक मूव करे, उसमें हो सकता है आपका 10 स्टॉक नेगेटिव रहे हो, या फिर आपके 20 स्टॉक नेगेटिव रहे हो। या आप देखो, अगर आपका निफ्टी 200 पॉइंट प्लस में है, तो उसका मतलब ये कह सकते हो कि ऑल ओवर स्टॉक प्लस में रहे। मेरी बात समझे। अगर निफ्टी आपका प्लस में है, तो उसका मतलब ऑल ओवर स्टॉक आपके प्लस में रहे। अगर आपका निफ्टी माइनस में है, तो ऑल ओवर क्या रहा, आपका माइनस में रहा। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपका जो इंडेक्स है वो आपको बताता है कि आज मार्केट में क्या रहा। ऐसे आपका बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में आपके बैंकिंग सेक्टर है, 10 12 12 बैंक है। तो सारे के सारे बैंक अगर पॉजिटिव में है, या जैसे आप कह दो कि निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी आज 500 पॉइंट प्लस में रहा, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बैंक आपके पॉजिटिव रहे हो।
बट ऑल ओवर पॉजिटिव रहे। हो सकता है 10 बैंक पॉजिटिव रहे हो, 2 नेगेटिव में रहे हो, लेकिन सबका एवरेजन क्या रहा, पॉजिटिव में रहा। ऐसे आपका सेंसेक्स है, बैंक एक्स है, फिर निफ्टी है, मिड कैप है, आजकल और भी बहुत सारे आ गए हैं। तो ये क्या है, इंडेक्स है। क्या है आपके, इंडेक्स है, ठीक है ना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ लिया, शेयर्स पढ़ लिया, आपके इंडेक्स पढ़ लिए। अब मैं आपको एक लास्ट चीज और बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, फिर आपको मैं एक बार बता दूंगा उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, ठीक है ना। ये आपका इंडेक्स, देखो अब ट्रेडिंग कैसे होती है। जो शेयर्स है उनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, शेयर को आप इंट्राडे में या स्कैल्पिंग में या स्विंग में यूज कर सकते हो, या यूज कर सकते हो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। जो आपके शेयर्स होते हैं उनको आप आज लो आज ही बेचो। मतलब आपको मैंने 4 मोड बताए थे काम करने के, आपको याद होगा, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शेयर के अंदर आप इंट्राडे भी कर सकते हो, स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका इंडेक्स होता है उसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हो, स्कैल्पिंग और इंट्राडे। मतलब इंडेक्स में जब भी आप काम करोगे तो आपको आज लेना है आज ही बेचना है। या ज्यादा पैसे हैं या आपको अगर ठीक ठाक लगता है कोई हिसाब किताब, तो आप उसमें हल्का सा स्विंग भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कोई रिकमेंड नहीं है, ठीक है। ये मैं रिकमेंड कभी नहीं करता। शेयर्स में आप सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स में जो आपका काम होता है, इंडेक्स मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना। शेयर मतलब निफ्ट, सॉरी, शेयर मतलब रिलायंस का, टाटा का, आईसीआईसी के सारे शेयर्स हैं। शेयर्स में या सारे काम कर सकते हो, लेकिन इंडेक्स में सिर्फ आप कर सकते, करने को तो आप इसमें भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कर सकते हो, बट वो एक अलग चीज होगी। इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप में अगर आप इनमें काम करना चाहते हो तो क्या करोगे, या तो इंट्राडे या फिर क्या करोगे, स्कैल्पिंग करोगे, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको मैंने बताई हैं इसके अंदर, और इससे ज्यादा मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, उसके बाद अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ एक कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है कंपोनेंट का मतलब ये कि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या है, उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक हैं और किस किस का क्या रोल है, अभी आपको मैं वो बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स जो है वो क्या चीज है और कैसे इंडेक्स के अंदर आप क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने गूगल ओपन किया, गूगल के अंदर मैंने यहाँ पे सर्च किया, सभी को आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सर्च किया, हमने सर्च किया निफ्टी 50 वेटेज लिख के। निफ्टी 50 वेटेज का मतलब ये है कि निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं और किस कंपनी में किसका कितना रोल है। जैसे निफ्टी के अंदर आपका फाइनेंस का सेक्टर कितना है, 34% है। ऑयल गैस का कितना है, 12% है। आईटी कितना है, 12 है। ऑटोमोबाइल कितना है, 8% है। सारे के सारे क्या है, निफ्टी में सेक्टर्स हैं, और किस किसका कितना योगदान है वो सामने आपको है। सेम आपका ये स्टॉक के थ्रू है। जैसे कि सबसे ज्यादा रोल आपका है किसका, 11.5 सॉरी 12% का किसका रोल है, एचडीएफसी बैंक का है। रिलायंस का कितना है, 10% है लगभग। आईसीआई कितना है, 8% आपका। इन्फोसिस कितना है, 3%, सॉरी 5 5.5% है। तो ये बैंक के अंदर या निफ्टी के अंदर आने वाले स्टॉक हैं, और उन स्टॉक के अंदर आपका क्या क्या जो रोल है वो आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे, क्या लेने वाला हूँ, नेक्स्ट चीज क्या, नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, बैंक निफ्टी के वेटेज को। यहाँ पे लिखा है मैंने बैंक निफ्टी वेटेज। बैंक निफ्टी में टोटल आपके जो है 12 बैंक है, ठीक है ना। टोटल 12 बैंक है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर आपका ये सेक्टर है पूरा का पूरा। एचडीएफसी बैंक है वो आपका, देखो इसमें आपके टोटल जो है ये बैंक है सारे, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, एचडीएफसी बैंक का है। कितना, 28%। मतलब बैंक निफ्टी नाम का जो इंडेक्स है उसको मूव करवाने के लिए, इंडेक्स कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है, लेकिन अपने आप में कुछ नहीं है। उसके अंदर टोटल जो बैंक्स है वो ये हैं, और इसके अंदर सबसे ज्यादा रोल किसका है, एचडीएफसी बैंक का है, और किसका है, आईसीआईसी बैंक का है। मतलब अप टू 50% तक का जो रोल है, या जो 50% जो कमांड जो दे रहे हैं एचडीएफसी बैंक, सॉरी आपके बैंक निफ्टी को, वो कौन दे रहे हैं, ये 2 बैंक दे रहे हैं आपको। मतलब आपका बैंक निफ्टी अगर मूव कर रहा है अप साइड में, तो उसके अंदर ये 2 बैंक आपके क्या है, मेजर उसके अंदर आपका जो है रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने भी क्या पढ़ लिया, शेयर्स पढ़ लिए, प्लस हमने पढ़ लिया इंडेक्स।
शेयर्स आपके इंडिविजुअली होते हैं, इंडेक्स आपका उन शेयरों को मिला के जो है क्या होता है, बना होता है। और एक इंडेक्स में किन-किन शेयरों का कितना-कितना क्या रोल है आपको मैंने बताया इस चीज़ को यहाँ पे आपका, ठीक है? तो अभी हमने जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो इतना सीखा है कि एक तो पहली बात स्टॉक मार्केट है क्या, ठीक है? और स्टॉक मार्केट के अंदर आपको कैसे काम करना होता है, मैंने आपको वो बताया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मार्केट है क्या, उसके बाद में इंडेक्स क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है, आपका इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है, कैसे हम काम करते हैं, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, मैंने आपको सारा बताया, ठीक है ना? तो अभी इस क्लास के अंदर आपको मैं इतना बताऊँगा, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट, कौन-सा पार्ट पढ़ेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका ये पार्ट आएगा कि हमें स्टॉक में काम करना हो तो कैसे काम करेंगे और हमें इंडेक्स में काम करना हो तो कैसे काम करेंगे, ठीक है ना? इंडेक्स में और स्टॉक में हमें काम करना हो तो कैसे काम करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को मैं यहाँ पे अभी स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी है आप इसको बार-बार रिपीट करके देखना अगर आपको नहीं समझ में आती है। बाकी मैंने बहुत बढ़िया से अपने हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है? फिर भी किसी को डाउट होगा तो हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। फिलहाल मैं इस क्लास को यहाँ पे अभी जो है स्टॉप करके चल रहा हूँ।